हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ अष्टांग हृदय। आज से हम संहिता अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संहिता अध्ययन में हमारा जो सबसे पहला अध्याय है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का, विच इज आयुष कामी अध्याय, उसे शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हमें सिलेबस अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आयुष कामी अध्याय में अष्टांग हृदय परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें दोष धातु मल का परिचय जो है वो समझेंगे। उसमें अग्नि कोष्ठ का स्वरूप बताया गया है, उसे देखेंगे। और अगर पॉसिबल रहा तो आज रस वीर्य विपाक प्रभाव और गुण के परिचय, इतना पोर्शन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 वीडियो में। एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो होगा वो हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। तो हमारा जो पहला श्लोक है अष्टांग हृदय का, वो मंगलाचरण कहा गया है, ठीक है। मंगलाचरण मतलब क्या होता है? मतलब सबसे पहले आपने जो इससे पूर्व जितने भी वैद्य हैं या जो आपसे भी ज्यादा ज्ञानी आचार्य रहे हैं, उन सबको नमस्कार किया है, ठीक है। मतलब उन सबको धन्यवाद कहा है कि उन्होंने किसी ऐसे शास्त्र की या ऐसी रचना करी। तो श्लोक क्या है? रागादि रोगान सततानुशक्तान शेषकाय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोह अर्तिदांजघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। मतलब जो राग आदि जितने भी रोग हैं, अब यहाँ जब राग आदि बोला गया ना, तो राग, क्रोध, लोभ, ये जितने भी मानसिक रोग हैं उन सबको इसी में कंसिडर किया है। तो इन सब मानसिक रोग एवं इसके अलावा शारीरिक रोग को भी इसी में कंसिडर किया है। तो ये जितने भी मतलब इंसान के जो मन को क्या देने वाले हैं? औत्सुक्य, मोह, अरति मतलब होता है रेस्टलेसनेस। तो ये सब जो मन की व्यथाएं हैं ना, इन सबको उत्पन्न करने वाले जितने भी राग आदि रोग हैं, उन सब से निवारण करने के लिए इससे पूर्व जितने भी वैद्य हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं, उन सबको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, ठीक है। किसी कार्य को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ से जो है अष्टांग हृदय की शुरुआत हुई। दूसरा श्लोक क्या है? आयु कामय मानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। क्या अर्थ है इसका? देखिए, धर्म, अर्थ, अर्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी मतलब लग्जरी, है ना। धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों की कामना करने के लिए आपको एक लंबी आयु की जरूरत है, लॉन्ग लाइफ, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसे धर्म, अर्थ और सुख इन तीनों की कामना है, ऐसी आयु की कामना है, आयु कामय माने, तो ऐसी कामना जिसे धर्म, अर्थ, सुख एवं साधन से युक्त आयु यानी जीवन की कामना है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? आयुर्वेद के उपदेशों को परम आदर के साथ पालन करना है, ठीक है। क्या करना है? आयुर्वेद द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं, जितने भी नियम बताए गए हैं, ठीक ठीक है, जितनी दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, तो आयुर्वेद के जो उपदेश दिए गए हैं उनका क्या करना है? परम आदर के साथ पालन करना है, ठीक है। ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा श्लोक देखते हैं क्या है। इसके बाद है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो अश्विनौ तौ सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्र आदि कान मुनि ते अग्निवेशादि कांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। क्या बोला है? इसे आयुर्वेद अवतरण बोला है, ठीक है। आयुर्वेद अवतरण मतलब क्या होता है? किस प्रकार जो आयुर्वेद की परंपरा है ना वो आगे बढ़ी है, उसके बारे में बताया। इसका फ्लोचार्ट क्या रहेगा? सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किसे हुआ? ब्रह्मा को हुआ, ठीक है। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। उसके बाद उन्होंने वो किसे दिया? आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति को दिया, ठीक है। प्रजापति से वो ज्ञान किसके पास गया? अश्विनी कुमार के पास। वहां से अश्विनी कुमारों के पास गया और अश्विनी कुमारों ने सहस्त्राक्ष, याद रखना कि सहस्त्राक्ष किसे बोला जाता है? इंद्रदेव को बोला जाता है, ठीक है। इंद्रदेव ने वो ज्ञान किसे दिया? आगे आत्रेय आदि जो मुनि है उन्हें सब दिया। और उन्होंने अपना ज्ञान किसे दिया? अग्निवेश आदि जो उनके शिष्य रहे हैं। इस प्रकार से जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो परंपरागत तरीके से आगे बढ़ता चला है। ब्रह्मा ने स्मरण किया, उसके बाद प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, आत्रेय और आखिर में अग्निवेश। इस प्रकार से जो है फिर उसके बाद उनके जो शिष्य हैं अग्निवेश आदि, उन सबने अलग अलग तंत्रों की यानी अलग अलग ग्रंथों की रचना करी, ठीक है। अगला श्लोक क्या है? तेभ्यो अति विप्र कीर्णेभ्य प्राय सारतरोचे क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षिप्त विस्तरम। अब इसमें वाग्भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि ये जो अनेक अनेक तंत्र लिखे गए हैं, अनेक तंत्र जो अग्निवेश आदि ने लिखे हैं सबने, उसका जो सार भाग है, सार भाग मतलब क्या होता है? सार मतलब होता है बेस्ट पार्ट। तो ये जो अलग अलग तंत्रों का जो बेस्ट बेस्ट पार्ट है ना, उसे उठाकर उन्होंने क्या किया है? अष्टांग हृदय की रचना कर दिया। अब अष्टांग हृदय के बारे में उन्होंने क्या बताया, क्या स्पेशलिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ना तो उन्होंने जो अष्टांग हृदय में वर्णन किया है तो ना तो अति संक्षिप्त में है, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, चीजों को पास करके इजी इजी नहीं किया उन्होंने, एकदम ब्रीफ में नहीं बताया, और ना ही अति विस्तार में है।
कि बहुत डीप एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इतना किया है कि मूर्ख को भी समझ में आ जाए और विद्वान को भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये उन्होंने अष्टांग हृदय के बारे में क्या बताया कि अनेक तंत्रों से उठा करके सार भाग से उन्होंने अष्टांग हृदय की रचना करी है, जिसमें ना तो उन्होंने बहुत डेप्थ में बताया, ना ही बहुत शॉर्ट में बताया, ठीक है? अगला श्लोक क्या है? अगले श्लोक में आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में बताया गया है। अंग मतलब आयुर्वेद जो है उसमें अंतर्गत हमने 8 चिकित्सा अलग-अलग डिवाइड की है, ठीक है? क्या-क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है काय, फिर है बाल, फिर है ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृषण। ये हो गए 8 अंग, ठीक है? कौन से हैं? काय चिकित्सा इज जनरल मेडिसिन, ठीक है? काय चिकित्सा इज जनरल मेडिसिन। उसके बाद है बाल चिकित्सा, दैट इज पीडियाट्रिक्स। उसके बाद है गृह चिकित्सा। गृह चिकित्सा में डीमेनोलॉजी कही जाती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वांग। इसके अंदर आप ऑफ्थेल्मोलॉजी और उसके अलावा जितनी भी डिजीजेस हैं आपकी सुप्रा क्लैविकुलर, मतलब क्लैविकल से ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबकी डिजीजेस, ठीक है? उसके बाद अगला क्या है? शल्य तंत्र। देखिए ऊर्ध्वांग को शालक्य भी बोला जाता है और शल्य, दोनों अलग है, ध्यान में रखना। उसके बाद शल्य इज सर्जरी, है ना? दंष्ट्रा क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। रसायन तंत्र जो है उसे बोला गया है रेजुविनेशन थेरेपी। और आखिरी है वाजीकरण तंत्र, जिसे बोला गया है एफ्रोडायसिक ट्रीटमेंट। ठीक है? तो ये जो है 8 अंग बताए गए हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा। गृह चिकित्सा को भूत विद्या भी कहते हैं और बाल चिकित्सा को कौमार भृत्य भी बोला गया है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृषण, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे शरीर में दोषों की संख्या कितनी है उस विषय में वर्णन किया गया है कि शरीर में कितने दोष बताए गए हैं। दोषों का काम क्या होगा? इन दोषों का काम होगा शरीर को धारण करना, मतलब बेसिकली जो दोष है ना वो शरीर की जितनी भी क्रिया है ना उनको संचालित करते हैं। तो 3 दोष बताए गए हैं। कौन से? वायु, पित्तम, कफश्च इति त्रयो दोषा समासतः। अब यहाँ वायु से क्या बोला गया है? वात दोष, पित्त से पित्त दोष और आखिर में है कफ दोष। तो ये जो है 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। वायु, पित्तम, कफश्च इति त्रयो दोषा समासतः, ठीक है? अगला श्लोक क्या है? अब इन दोषों की परिस्थिति बताइए कि शरीर में 2 प्रकार से ये दोष रहते हैं। ये जो दोष हैं ये शरीर में 2 अवस्था में रहते हैं। एक तो है इनकी विकृत अवस्था, ठीक है? और एक है इनकी अविकृत अवस्था। तो जो विकृत अवस्था है वो क्या है? कुपित अवस्था है। हो सकता है कि शरीर में ये दोष बढ़े हुए हों, हो सकता है कि ये घटे हुए हों, बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है? और अविकृत अवस्था जो है वो उनकी सामान्य अवस्था है। तो जब ये दोष जो है शरीर में कुपित अवस्था में है तो ये क्या करते हैं? व्याधि उत्पन्न करेंगे, डिजीजेस फॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और जब ये सामान्य है तो ये शरीर को धारण करेंगे और जो शरीर की क्रियाएं हैं उनको आराम से सही प्रकार से चलते रहने देंगे। जब वाताती दोष जो होंगे वो विकृत होंगे या कुपित होंगे तो शरीर को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त कर देंगे। और अगर सम है मतलब अविकृत है तो वो शरीर को स्वस्थ बना के रखेंगे, निरोगी रखेंगे, ठीक है? स्वस्थ कैसे रखेंगे? निरोग रखेंगे। यही बताया गया है। विकृता, अविकृत, यहाँ पे संधि है तो यहाँ पे 2 शब्दों का मेल है, एक है विकृत और एक है अविकृत। उनका संस्कृत की संधि होके विकृताविकृत बना है। देहम घनंति ते वर्तयंती च, ठीक है? अगला श्लोक क्या है? अब यहाँ पे दोषों के स्थान के बारे में बताया गया है कि किस दोष को शरीर में कहाँ पे स्थान दिया गया है, ठीक है? तो ते व्यापिनो अपि ऋणाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संशय, ठीक है? व्यापन मतलब कहाँ-कहाँ पे स्थित है वो? अधो, मध्य और ऊर्ध्व। तो ये जो 3 दोष हैं वो अधो, मध्य और ऊर्ध्व, इस तरीके से शरीर में 3 भिन्न स्थानों पे रहते हैं। तो अधो भाग में वात दोष रहता है, मध्य भाग में पित्त दोष रहता है और ऊर्ध्व भाग में कफ दोष रहता है, ठीक है? अब ये अधो, मध्य और ऊर्ध्व ये शरीर के लिए बताया गया है। तो अब इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अधो कहाँ से कहाँ तक है, मध्य कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, नाभि से नीचे का जितना हिस्सा है वो हो गया शरीर का अधोभाग यानी नीचे वाला भाग, ठीक है?
उसके बाद नाभि एवं हृदय के मध्य का जो भाग है, वो कौन सा भाग है? पित्त के लिए है वो। और हृदय से ऊर्ध्व का जो भाग है, वो है पूरा का पूरा ऊर्ध्व भाग, यानी हृदय से ऊपर जितना भी पोर्शन है शरीर का, वो सब हो गया कफ का स्थान। तो इस प्रकार से शरीर में वात, पित्त और कफ, इनका सामान्य स्थान यही बताया गया है, ठीक है, कि आमतौर पे ये यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे का श्लोक देखते हैं। अब इस श्लोक में वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का काल के अनुसार विभाजन किया गया है कि कौन से काल में किस दोष का डोमिनेंसी देखने को मिलती है, मतलब टाइम पे, कौन से टाइम पे। तो यहाँ 3-4 एग्जांपल्स हैं, जैसे वय मतलब एज, अह मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, और भुक्ताना मतलब कि खाना खाने का जो टाइम पीरियड है वो वाला, ठीक है। ते अंत मध्य आदि का क्रमात, यानी क्रम से, क्रमात यानी क्रम से, पहले अंत, मध्य और आदि, क्रम क्या है ये समझिए। देखिए, वय, अह, रात्रि और भोजन। अगर मैं आपको मॉडर्न को रिलेट करूं तो वय मतलब हो गया एज, अह मतलब दिन यानी डे टाइम, ठीक है, रात्रि मतलब नाइट टाइम, और भोजन का काल मतलब कि जब आपने फूड लिया हुआ है उसके बाद, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे तीनों दोष में सबसे पहले हम देखेंगे वात दोष, फिर पित्त दोष और फिर कफ दोष, ये कैसे कैसे शरीर में रहते हैं। तो वात दोष भी अंत में है, किसके भी, अय के भी, वय के भी, दिन, रात और भोजन सब में अंत में है, ठीक है। मध्य में क्या है? पित्त दोष का प्रकोप है सबके लिए ही। और कफ कहाँ है? आदि मतलब बिगिनिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से शरीर में एज, दिन, रात और भोजन, इस अनुसार जो है इन तीनों दोषों की, वात, पित्त और कफ की, अलग अलग समय पे डोमिनेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए, इसके अनुसार ना, जो अलग अलग दोष है उनका अलग अलग काल के अनुसार प्रकोप रहता है। अब आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अक्सर दर्द काफी रहता है, घुटनों में दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, तो वो वात के प्रकोप की वजह से होता है, ठीक है। तो अंत मतलब क्या हुआ? ओल्ड एज, दैट इज द ओल्ड एज ऑफ योर लाइफ, नो। उसके बाद पित्त यानी मध्य, वो आपकी यंग एज, आपने देखा होगा यंग एज में फुंसियां वगैरह खूब होती हैं, पिंपल्स, एक्ने बहुत होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त का प्रकोप। और कफ के लिए आपने देखा होगा कि जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनमें खांसी जुकाम बहुत कॉमन होता है, अक्सर उनकी नाक बहती है, उन्हें जुकाम बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो दैट इज बिकॉज उनके उस एज में कफ की डोमिनेंसी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो तीनों दोष हैं, वो दिन, रात, एज और आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसकी भी अलग अलग अवस्था होती है। चलिए अगला श्लोक क्या है? तैर्भवेत विषमस्तीक्ष्णो मंदशाग्नि समय समः। क्या बताया गया है यहाँ पे? शरीर की अग्नि के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो अग्नि क्या होती है शरीर की, वो समझते हैं। यहाँ अग्नि से यहाँ पे मतलब है जाठर अग्नि, ठीक है। एंड व्हाट इज जाठर अग्नि? जाठर अग्नि इज बेसिकली योर डाइजेस्टिव फायर, मतलब आपका जो खाना पचन करने की शरीर में क्षमता है उसको बोला गया है डाइजेस्टिव फायर, ठीक है ना। फूड डाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डाइजेस्टिव फायर। तो किस प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन सी? सबसे पहली है विषम, दूसरी है तीक्ष्ण और तीसरी है मंद, और उसके अलावा एक और है जो है समग्र, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अग्नि दोषों अनुसार है अगेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वात दोष। तो वात दोष में हमें विषम अग्नि देखने को मिलती है, क्या होती है मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा है पित्त दोष, ठीक है। तो पित्त दोष में हमें कौन सी अग्नि देखने को मिलती है? तीक्ष्ण अग्नि देखने को मिलती है। और आखिरी है हमारे पास कफ दोष, इसमें हमें मंद अग्नि देखने को मिलती है। ये 3 प्रकार से हमें अग्नि देखने को मिलती है। तो जो विषम अग्नि होती है ना, दैट दैट इज बेसिकली समटाइम्स कि वो बहुत गुड डाइजेशन करेगी, ठीक है, बहुत एकदम तीव्र डाइजेस्ट करती है। और समटाइम्स उसका जो डाइजेशन पावर है वो काफी वीक होता है, ठीक है, काफी वीक होता है, तो उतना अच्छे से डाइजेशन कर पाती है। तीक्ष्ण अग्नि क्या होगी? गुड डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे से डाइजेशन करती है। और मंद अग्नि जो होगी वो वीक है, मतलब उसमें डाइजेशन करने की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। और अच्छा, अगर मान लीजिए आपके शरीर में तीनों ही दोष अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी अग्नि सम अग्नि होगी, मतलब अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डाइजेशन कर लेगी, बहुत फास्ट डाइजेशन कर लेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर मंदा अग्नि है तो बहुत स्लो डाइजेशन कर रही है, बहुत टाइम लग रहा है खाना डाइजेस्ट होने में, ऐसा भी नहीं है। आपकी अग्नि सम है, मतलब बैलेंस्ड डाइजेशन है उसका, जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लग रहा है खाना डाइजेशन करने में, ठीक है। इस प्रकार से शरीर में अलग अलग प्रकार की जाठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर बताई गई है। अगला देखिए, अगले श्लोक में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। अभी हमने डाइजेस्टिव फायर के बारे में पढ़ा, अब दोष अनुसार ही, यानी ये 3 दोषों के प्रकार से ही 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोष कहा गया है। वैसे कोष एक बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम यहाँ पे इसे सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही रिलेट करते हैं।
तीन प्रकार के कोष्ठ कौन से हैं? सबसे पहला है कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, सेकंड है मृदु कोष्ठ और थर्ड है मध्य कोष्ठ। ठीक है, क्या क्या है? मान लीजिए आपके शरीर में वात दोष आधिक्य है, तो जो आपका कोष्ठ होगा वो कैसा है? क्रूर कोष्ठ। जो क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति होगा ना, उसका बहुत ऐसा ड्राई एंड रफ टाइप का कोष्ठ होगा, ठीक है ना, तो वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेटेड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। उसको गुड अमाउंट ऑफ स्निग्ध भोजन लगेगा, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं ऑयल युक्त, ठीक है ना, ताकि इजीली स्टूल पास हो, तो वो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति हो गया। उसके बाद है पित्त दोष से, तो पित्त दोष का व्यक्ति, क्योंकि पित्त दोष जो होता है वो खुद भी फ्लोई, हम देखेंगे उसके गुण, तो वो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है, तो उसका जो कोष्ठ है वो अच्छा है, ठीक है, वो एकदम ऐसा आप कह सकते हैं अच्छा स्निग्ध है, तो उस वजह से उसको ऐसा कॉन्स्टिपेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। तो वो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति जो होगा वो पित्त की वजह से है, ठीक है। और कफ दोष की वजह से कैसा कोष्ठ है? उसका मध्य कोष्ठ है, ना ज्यादा क्रूर है, मतलब ना ज्यादा हार्ड है, ना ज्यादा मृदु है, ना ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, ना ज्यादा सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कोष्ठ बोले गए हैं, कौन से? क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। ये भी किस अनुसार है? तीनों दोषों का प्रभाव क्या है शरीर पर, उस अनुसार कोष्ठ के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका। जैसे कफ में ही मध्य दोष है, मध्य कोष्ठ है, उसी प्रकार से अगर आप अगेन, जैसे हमने पिछली अग्नि के प्रकार में भी देखा, अगर आपका त्रिदोषज है शरीर, तो अगेन आपका जो कोष्ठ होगा वो कैसा होगा? मध्य कोष्ठ होगा, ठीक है। देखिए अगला श्लोक क्या है? शुक्र आर्तव स्थैर जन्मादो विषयणेव विष्कृमे तैश्च तिस्त्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमा पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदाद्या द्विदोषजा। सबसे पहले समझिए कि शुक्र क्या है और आर्तव क्या है। तो शुक्र और आर्तव, शुक्र क्या है? स्पर्म, आर्तव क्या है? ओवम, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम, इनका कॉम्बिनेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन, जो दोष इनका डोमिनेंट होता है, ठीक है, उस डोमिनेंट दोष के अकॉर्डिंग ही जो बेबी का प्रकृति है वो डिफाइन होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जिस दोष की डोमिनेंसी होगी, उसी अनुसार जो है वो प्रकृति निर्माण होती है, ठीक है। तीन प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं, तो शुक्र आर्तव स्थैर्य जन्मा दो विषय एवं विष्कृमि तैश्चित तिस्त्र प्रकृति, तीन प्रक्रिया बताई हैं, कौन सी? सबसे पहले है हीन, फिर है मध्य और आखिरी है उत्तम। तो हीन प्रकृति किसे बोली गई है? जो वातज प्रकृति है, इसको बोला गया है हीन प्रकृति, ठीक है। पित्तज प्रकृति को मध्य बोला गया है, और उत्तम प्रकृति किसे बोली गई है? तो कफज प्रकृति जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, ठीक है, मतलब इन तीनों में सबसे बेस्ट मानी गई। उसके अलावा समधातु समस्तासु श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी होगी? सबसे बेस्ट त्रिदोषज, जिसमें तीनों दोष हैं, ठीक है, वात पित्त कफ तीनों कॉम्बिनेंस में है और अच्छे से काम करे तो वो श्रेष्ठ है। निंदाद्या द्विदोषज, अब द्विदोषज कौन सी है? तीन प्रकार से है। एक तो हो सकता है कि वात और पित्त हो, या तो हो सकता है कि पित्त और कफ हो, या फिर हो सकता है वात और कफ हो। ये तीन प्रकार से द्विदोषज प्रकृतियां हो सकती हैं। तो ये तीनों ही कैसी हैं? निंदित। निंदित क्यों बोली गई है? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से जब डोमिनेंट दोष डिफाइन होते हैं और उस अनुसार जो है इंसान की प्रकृति बनती है। किस प्रकार बनती है? विषय में विषकृमि, जैसे विषकृमि, ठीक है ना, तो विष में उत्पन्न होने वाला कीड़ा, वो उसमें विषैले गुण कहाँ से आते हैं? ऐसे ही आते हैं ना, विष में रहने से। तो ऐसे ही जो व्यक्ति का दोष होगा वो कैसे डिफाइन होगा? वैसे डिफाइन होगा जो उसके मम्मी पापा या जो पेरेंट्स का जो भी उस समय डोमिनेंट दोष होगा, स्पर्म ओवम का जो डोमिनेंट दोष होगा, उस अनुसार ही जो है प्रकृति का निर्माण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ से वात पित्त और कफ इन तीनों के गुण देखेंगे। तो सबसे पहला है कि वात दोष के क्या क्या गुण हैं। क्या गुण है? वृक्ष होता है, ठीक है, लघु है, शीत है, हर है, सूक्ष्म है और चल गुण का है। क्या होता है ये? वृक्ष मतलब हो गया ड्राई, ठीक है, बॉडी में वो ड्राइनेस लाएगा। लघु मतलब लाइट, नॉट ब्राइट लाइट वाली लाइट, लाइट मतलब हल्का। शीत मतलब कूल। खर मतलब कि रफ, खुरदुरा, ठीक है। सूक्ष्म मतलब सटल। चल मतलब मोबिल, जितने भी शरीर में चलने से रिलेटेड क्रियाएं हैं, मूवमेंट से रिलेटेड, वो सब वात के अंडर आती हैं, ठीक है। तो ये वात दोष के गुण हो गए। ऐसे ही पित्त दोष के गुण है। तो पित्त के गुण क्या क्या बताए गए हैं? सस्नेह, मतलब स्नेह युक्त होता है, ऑयली होता है थोड़ा सा। तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र,
सर और द्रव। ठीक है। तीक्ष्ण मतलब हो गया शार्प, उष्ण मतलब हॉट, लघु मतलब अगेन लाइट होता है, विस्त्र मतलब एक उसमें अलग सी स्मेल होती है, एक ओडर होती है उसकी खुद की। सर मतलब हो गया फ्लोई, है ना, और द्रव मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो है किस चीज के गुण है, पित्त दोष के गुण बताए गए हैं। ठीक है। अगला देखिए, कफ दोष के क्या क्या गुण बताए गए हैं। कफ दोष के गुण क्या है, स्निग्ध होता है, शीत है, गुरु है, मंद है, श्लक्ष्ण है, मृष्ण है और स्थिर है। ठीक है। इनका क्या क्या मतलब हुआ, शीत मतलब कूल, गुरु मतलब कि बॉडी में हैवीनेस लाने का प्रॉपर्टी जो है वो कफ की वजह से होती है, मंद मतलब स्लो। ठीक है। श्लक्ष्ण मतलब क्या होता है, श्लक्ष्ण मतलब बोला गया है फाइन एकदम, मृत्स्न मतलब है स्टिकी, और स्थिर मतलब स्टेबल होता है। तो ये सब किसके गुण हो गए, कफ दोष के गुण हो गए। अब संसर्ग और सन्निपात क्या होता है, संसर्ग और सन्निपात, जब दो दोषों का एक साथ बढ़ना या घटना, आइदर बढ़ना और घटना एक साथ होता है ना, तो उसको बोला गया है संसर्ग। संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षय को कहता है, तो द्वित्रिक्षय, तो दो दोषों का अगर एक साथ बढ़ना, एक साथ क्षय या एक साथ वृद्धि हुई तो वो हो गया संसर्ग। और इसी प्रकार अगर तीनों दोषों का एक साथ वृद्धि या फिर क्षय, दोनों में से जो भी हो एक साथ हो, तो उसे बोला जाएगा सन्निपात। ठीक है। तो सन्निपात क्या होगा, जब तीनों दोषों का एक साथ बढ़ना या घटना है। और संसर्ग क्या हुआ, जब कोई भी दो दोष, वात पित्त या पित्त कफ या वात कफ, कोई भी एक साथ जब बढ़ते या घटते हैं तो वो हो गया संसर्ग। अच्छा, अब इसके बाद ये सब 7 दूष्य बताए गए हैं, सप्त दूष्य। तो हमने दोष पढ़ लिए। अब दूष्य क्या होता है, दूष्य यानी कि धातु, ये दोष जिसे दूषित करते हैं, जिसे खराब करते हैं, उन्हें दूष्य बोला गया। ये बेसिकली जो दूष्य यानी जो धातु है ना, ये शरीर का धारण करती हैं। ठीक है। तो जो सप्त दूष्य बताई गई हैं वो कौन सी हैं, रस, अश्रु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। कौन सी हैं, रस, अश्रु को ही रक्त बोलते हैं, तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये आपके दूषे हो गए, धातुएं हो गई शरीर की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मल बताया गया है। मल यानी क्या होता है, मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो शरीर में कुछ अमाउंट में बने रहें। ठीक है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने हैं, 3 है। कौन से, मूत्र, शकृत और स्वेद। मूत्र यानी क्या, यूरिन, स्टूल्स, और स्वेट, पसीना। तो ये 3 जो है शरीर के मल बताए गए हैं, और इनका शरीर में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना बाकी तत्वों का है। ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने इतने श्लोक्स कवर किए और उन्हें अच्छे से समझा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी अगले टॉपिक को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसे पढ़ाने का। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।